स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम आपको बता दें, ये खास खबर हम समर्पित करते हैं हमारे गणतंत्र को और उसकी पूर्व संध्या। और हम जो बात करना चाह रहे हैं वो वर्तमान में जिस तरह के तंत्र हमारे देश में पनप रहा है उसे कितना उचित माना जाए। गणतंत्र में साफ कहा गया है कि सरकार आपके अधिकार और आपके कर्तव्य, तीन चीजों को मिलकर के बनाया है और ये सब एक विश्वास पे टिका हुआ है। आज जो सवाल खड़े होते हैं, हमारे सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं, न्यायपालिका के आदेश नहीं माने जाते हैं, सरकारों पे भरोसा नहीं रहा, कार्यपालिका पे सवाल उठता है कि पता नहीं जनता के प्रति किस धारणा से ये काम किया गया है, पैसे देकर कोई काम करा लो। तो मुझे लगता है कि ये सब तो शायद नहीं सोचा होगा 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था और उसकी शहादत की नींव में जो वो गहरी शहादत कह सकता हूं जो रची बसी हो, और शायद यही सपने लेकर के इस मुल्क को आजाद कराया होगा कि हम खुली आजादी की सांस में हम खुली सांस ले सकें। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के बाद भी क्या वास्तव में उस प्लेटफॉर्म को हम बचा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बात पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये तो कहते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है इस देश के प्रति। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्चना जी हमारे साथ में है, भाजपा नेता आलोक भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, समीक्षक राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं, अलका बत्रा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप हमारे एजेंडे को देखिए, उसके बाद हमारे गेस्ट से हम इस पर चर्चा करें। देश के विभाजन से खड़ी होने वाली समस्याएं और समाज में व्यापक असमानता और गरीबी गणतंत्र देश के सामने बड़ी चुनौती थी। इन सब से निजात पाने और सिस्टम को चलाने के साथ ही गणतंत्र की स्थापना के लिए भारत का संविधान बना, जिससे देश का सिस्टम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया और कानून पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी। पिछले सालों में इन सभी प्रक्रियाओं को मजबूत होना चाहिए था, परंतु जो कुछ हुआ काफी हद तक उसके विपरीत ही है। व्यापक विकास हुआ, लेकिन गणतंत्र की कामयाबी का मापदंड कहीं खो गया। दुर्भाग्यवश जनहित का विचार व्यापक रूप से पीछे खिसकता गया। सच तो यह है कि जनहित की आवाज आज व्यक्तिगत हितों में समाती जा रही है। किसी भी कामयाब गणतंत्र के लिए जिन मूल्यों को आगे बढ़ाना जरूरी होना चाहिए, उनका विवरण संविधान में विशिष्ट रूप से किया गया है। आज ये सारे मूल्य केवल कागज पर रेखांकित कुछ शब्द बनकर रह गए हैं। समाज को तो छोड़िए, राज्य की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने से भी ये स्पष्ट है कि हम संविधान के मूल्यों को कोसों दूर छोड़ आए हैं। संविधान की स्थापना जिस भेदभाव को दूर करने के मूल्यों पर आधारित कर्तव्य और अधिकारों की विवेचना के द्वारा की गई है, उनमें हम केवल अधिकार परस्त होते जा रहे हैं। सिस्टम में देश के संचालन के लिए जो 3 स्तंभ खड़े किए गए थे, आज की स्थिति में इनके फैसलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा साफ है, कहीं न कहीं गणतंत्र में विश्वास की कमी होती दिखाई दे रही है, जो उचित नहीं कही जा सकती। हम बेशक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाकर आजादी के उन सितारों को याद कर उनकी शहादत को सलाम करते हों, लेकिन आज उसे सैल्यूट से भी ज्यादा जरूरी है उनके सपनों को बनाए रखना, यानी कि गणतंत्र में विश्वास कायम रहे, इसकी कोशिश करना। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। आप अंदाजा उसी से लगा सकते हैं, हो सकता है उस वक्त हम में जो बैठे हुए हैं, संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस वक्त हम पैदा नहीं हुए हों, लेकिन हम इस पवित्र ग्रंथ के उस महत्व को समझ सकते हैं कि जब कोई भी हमारे फेडरल सिस्टम के आला चाहे राष्ट्र के लिए समर्पित हों और जब सरकार बनाने में शपथ लेते हों, या चाहे राज्यों के
नेता जब शपथ लेते हैं, सरकार बनती है, तो उस पवित्र ग्रंथ की शपथ लेते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं उस संविधान का नाम लेकर के जो शपथ लेते हो तो उसकी महत्वता और उसकी पवित्रता किस मायने में रखी जाती है। लेकिन बात यही उठती है, कई बार हम कहते हैं कि हम नालायक हैं, समाज में पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि यह तो एक बड़ी आवश्यकता है। एक बड़ी बहस है अभिव्यक्ति की आजादी की। अभिव्यक्ति की आजादी किसने खामोश की, किसने रोकी अभिव्यक्ति की आजादी? लेकिन किस तरह की आजादी की बात हम कर रहे हैं? हम ये भूल रहे हैं कि उस आजादी का भी एक दायरा होना चाहिए, खुले पंख होने चाहिए, उड़ान अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। चले, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक विश्वास खोते जा रहे हैं। 3+ जो हमारे हैं, मीडिया के लिए कथा एक वैसे कहा जाता है कि चौथा स्तंभ भी, लेकिन मुझे लगता है कि देश के संचालन के लिए 3 जो पिलर्स बहुत जरूरी हैं, जिसपे इस आजादी की बात की हमारे सिस्टम की बुनियाद टिकी हुई है। अगर वो भी अगर विश्वास के अभाव में चले जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। आज की हमारी जो डिबेट या कहें कि एक परिचर्चा कहा जा सकता है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके है। अलका जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि 29वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं संविधान की स्थापना की। क्या वास्तव में सही मायने में इतना समर्पण के साथ उस असमानता को दूर करने के लिए इस ग्रंथ को समर्पित किया गया था? क्या वास्तव में आज हम उसका ख्याल रख पा रहे हैं? मेरे को जहां तक लगता है कि हम ख्याल उतना नहीं रख पा रहे जितना एक्सपेक्टेड था। अभी भी समानता की जहां तक बात करें, अगर हम जाति विशेष की बात करें या लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ पीपल की बात करें, तो अभी भी बहुत बड़ी खाई है। अगर आप देखिए कि 2% लोग जो कि सारी इकोनॉमी अपने हाथ में लेके बैठे हैं अपने कंट्री की, और बीपीएल जो की मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे है, तो ये लेवल समानता की बात तो मेरे ख्याल से अभी तक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटने की जरूरत है, और इतने सालों के बाद भी हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए। मुझे जहां तक लग रहा है वो बढ़ ही रही है खाई, वो कम नहीं हो रहा है उसका लेवल। एक बात, और गरीब थोड़े से मिडिल क्लास की आई थिंक स्टैंडर्ड में लेवल में फर्क आया है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में आ चुके हैं, या मिडिल वाले थोड़े से अपर में जाने की कोशिश में है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत लेवल में आई थिंक फर्क पड़ा है, बट गरीब का गरीब ही है, किसान जैसा ही है। आप जानते ही हैं कि किसानों की क्या हालत है, और जो लोअर लेवल के परिवार हैं उनको कैसे रोजी रोटी अपने कमाने के लिए क्या करने चाह रहे हैं। आप कल के ही देखिए तो पेट्रोल के और डीजल के भाव कहां से कहां पहुंच गए। डीजल जो पहले गरीब के संचालन के साधन माना जाता था, वही अब 60-66 रुपए पहुंच गया है। तो कहां समानता? मुझे नहीं समझ में आता है समानता कहां है। तो जो जनता है वो जनता तो जनता ही रह गई, और वो जैसे पिसती चली आ रही है पिसती चली जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी लेवल में कोई फर्क आया है। हाँ, कुछ लोग जो पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, या कुछ लोग जो कि इकोनॉमी चलाने वाले या इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, उनकी जरूर उनका लेवल हाई हुआ होगा, बट गरीब जनता की गरीब, ये असमानता कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा करती है। आपने जैसा कहा कि आज फ्यूल की रेट इतनी बढ़ गई है जी, वो कहीं ना कहीं आपके गले नहीं उतर रही है, एक विश्वास नहीं छोड़ पा रही है कि वास्तव में जायज रेट है। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप फ्यूल को देखिए, एक अगर आपको कहीं जाना करना है तो सबसे पहले आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत है। वो आप गैस को देखिए, गैस का सिलेंडर का रेट कहां से कहां है। तो गरीब को जो बेसिक नीड्स हैं उनके तो रेट्स आप इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा? ये एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, लेकिन एक सिंबॉलिक इसे माना जाना चाहिए कि हम अविश्वास, हमें अगर कोई पुलिस वाला रोकता है, वो कहता है कि आप उस तरफ से जाइए, लेकिन एक गाड़ी का लेवल देख करके, मैं बाइक में हूं, मुझे रोक दिया जाता है, कोई बीएमडब्ल्यू में है तो उसको जाने दिया जाता है। मेरे मन में हो सकता है कि मैं एक दबाव में चला भी जाऊंगा, लेकिन एक अविश्वास पैदा हुआ उस वर्दी के प्रति कि आप यहां पर भेदभाव करते हैं। नियम सबके लिए एक होने चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि वो बीएमडब्ल्यू में हो, मैं बाइक पे हो सकता हूं, लेकिन अगर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, तो बीएमडब्ल्यू से भी वही परेशानी हो सकती है और एक बाइक से भी हो सकती है। तो आपको जाने की वो एक अविश्वास जो पैदा हो रहा है। हमारा जो आज का डिबेट का विषय है वो भी यही है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात एक कि पेट्रोल डीजल या एक वर्दी वाले ने मेरे को रोका और दूसरे को जाने दिया। देश में इस तरह के हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, सरकार जो कहती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने रास्ते निकालती है। अगर ये हालात होंगे तो ये मुल्क जाएगा किस दिशा में? देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा ये सारगर्भित भी महसूस होती है, क्योंकि जो प्रश्न आपने खड़े किए वो हम सब महसूस करते हैं इस परिदृश्य में।
देखिए 1950 में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक हम लोग अपने वचन से तो इस बात को मानते हैं कि संविधान ही हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ से के समान है और इसमें जो कुछ वर्णित है वही हमारे देश के संचालन की विधि भी है। लेकिन सच्चाई ये कि शहने जैसे हम लोग और ज़्यादा परिपक्व हुए, हालांकि लोकतांत्रिक रूप से बहुत ज़्यादा परिपक्व हुए, लेकिन हमने इंस्टीट्यूशंस की सम्मान करने की जो एक प्रवृत्ति हमें विकसित होनी चाहिए थी उसको कितना कायम रखा, अक्षुण्ण रखा, और कैसे ये लोकतांत्रिक देश जो विश्व भर में जाना जाता है। आपने देखा ना, प्रधानमंत्री ने जाके जिस प्रकार से कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि हमारे देश की जो बहुलता है और जिस प्रकार की हमारी एक हार्मोनाइज प्रवृत्ति हार्मोनाइज करने की, वो सब है जो इस चीज को इतना बड़ा मेच्योरिटी प्रदान कर रहा है। लेकिन आपने जो मूल प्रश्न उठाए कि किस प्रकार से अविश्वास हो रहा है हम जनता के बीच में, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं, उसको तक हम चुनौती दे देते हैं, और जिन लोगों की इसका अनुपालन की जिम्मेदारी हो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके और कह सकते हैं मौन धरे हुए या मूक दर्शक बने हुए। तो ये सारे प्रश्न आज जनता देख भी रही है और महसूस भी करती है। लेकिन इसके पीछे मैं समझती हूँ कि अवसरवादिता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जिन लोगों को इन सबका अनुपालन करवाना है, जिन्हें सत्ता सौंपी जाती है लोकतांत्रिक देश में इलेक्शंस के माध्यम से, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके बीच में और हमारी जो लेजिस्लेचर है उसके बीच में कैसे समन्वय रहे। उनके बीच में एक दायरा निर्धारित है संविधान के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान होगा योगेन जी, क्योंकि हमने चर्चा कर चुके पहले भी, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे आया था उसकी एक दिवस पूर्व जब प्रधानमंत्री और जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने जिस प्रकार के उद्गार व्यक्त करके जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था और ये कहा था कि जुडिशरी हस्तक्षेप करती है हमारी जो कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में, और उस चीज को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ एक तरह से इंगित किया सीजीआई के सामने, तब शायद वो भूल गए कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एग्जीक्यूटिव के लेवल पर सार्वभौमिक रूप से इस चीज को समझा जाना चाहिए कि जब कार्यपालिका अपना काम करने में अक्षम होती है तो जनता का सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जनता महसूस करती है या कोई भी एनजीओज या कोई ऑर्गेनाइजेशन की अब जाकर के न्याय और समीक्षा हो पाएगी या न्यायपालिका के माध्यम से संविधान की भावना की अभिव्यक्ति हो पाएगी। लेकिन अभी देखिए कितनी बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने पहली बार इतिहास में देखने को मिला कि वहां उत्पन्न हुई स्थिति यानी अविश्वास जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उस अविश्वास को उस स्तर पर अभिव्यक्त कर दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत सटीक लाइन कही, व्हाट वी हैव रिटन इज लेस देन व्हाट वी हैव नॉट रिटन। यानी जनता जो समझ सकती है जो हमने नहीं कहा उसको समझिए कितना बड़ा अविश्वास है। लेकिन आज देखिए उस डेडलॉक का भी कोई समाप्त नहीं करना चाहता और उसको लेकर के जी एक छोटा सा मैं सवाल कहना चाहूंगा आपको। अविश्वास की जो बातें हैं पहली मर्तबा नहीं है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि 12वीं विधानसभा राजस्थान, 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा का आखिरी बजट सत्र होगा 5 फरवरी से जो सेशन होगा उसमें यहां जमकर के चर्चा की गई कि न्यायपालिका की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए, उसकी भी एक सीमाएं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी चर्चा होती है और ये बात एक अलग है कि संविधान ने अधिकार दिया है कि पार्लियामेंट और असेंबली दोनों की डिबेट को आप चुनौती नहीं दे सकते, वो उनका एक राइट है, विशेष अधिकार है वहां के जो माननीय सदस्य हैं उनका। तो जो चर्चाएं होती हैं कहीं ना कहीं ये अविश्वास की ओर जाती हैं, और अविश्वास इस मायने में भी आप देखिए कि हम रास्ते निकालते हैं, रास्ते सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन से ज्यादा हमारे लिए वोट बैंक कितना महत्व रखता है। पद्मावत का आप उदाहरण देख लीजिए, जल्लीकट्टू का मामला देख लीजिए, साहबानो केस 1978 में हुआ था वो केस देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार संविधान ने दिया है, चुनी सरकारों को अधिकार दिए हुए हैं, हमारी कार्यपालिका को अधिकार दिए हुए हैं, तो हमने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। जब रास्ते एक बार निकलने शुरू होते हैं तो उसमें पगडंडियों में कई पगडंडियां निकलना शुरू होती हैं, जो मुझे लगता है कि एक विकृत रूप भी कभी धारण कर लेते हैं। आदमी भटक जाता है कि मुझे इस रास्ते से जाना था कि इस रास्ते से जाना था। आज हम उस मोड़ पे आकर के खड़े हो गए हैं कि रास्ते निकालने शुरू कर दिए। तो अब लगता है आपको कि पहले क्या हुआ उसको हम भूल करके, उसे खारिज करके, और कम से कम अब पवित्र संविधान को या तो एक बार इस तरह से समीक्षा हो कि वास्तव में संविधान में बदलाव होते हैं, बदलाव होते भी जा रहे हैं, चेंजेज। उसमें पहले जब रूलिंग ये दी हुई है कि कभी भी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ में इसमें बदलाव किया जा सकता है, लचीला है हमारा संविधान। तो क्या वास्तव में या तो सारे राजनीतिक दलों को यह तय करना होगा कि हमें बैठ करके एक बार इस संविधान की समीक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा ही लगता है, आए दिन अगर रास्ते निकाले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक फहरिस्त थमने वाली नहीं है, एक बहुत लंबी होगी जो एक विकृत हालात में लेकर के इस देश को चली जाएगी। योगेन जी, जिस बात की चिंता आपको है वो चिंता आज हर देश के हर नागरिक को भी है।
संविधान की मूल भावना की समीक्षा नहीं हो सकती। संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार आगे, क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़ी कानून विज्ञानी हूँ ना, संविधान की ज्ञाता हूँ बहुत बड़ी, कि मैं जानती हूँ कि संविधान की जो मूल भावना उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा संभव हो जाएगा तो मुझे लगता है उस परिस्थिति पे हम भी पहुंचेंगे जहाँ थाईलैंड जैसे देश में हमेशा संविधान बनता है और खिड़की से बाहर जो सत्ताधारी पार्टी आती है उसे बाहर फेंक देती है, नए संविधान का निर्माण करती है। तो हमने जिस संविधान को अडॉप्ट किया, जो कन्वेंशंस के आधार पर हमने यूनाइटेड किंगडम से ही अपने संविधान की मूलभूत जो संरचना उसको लिया, अडॉप्ट किया और उसी के आधार पर उसको विकसित किया। लेकिन आज उनसे ज्यादा हम इस और परिपक्व हैं कि इन संविधान की अनुपालना करते और उसी की समीक्षा करके या उसी को उसकी बातों को ग्रहण करके उसमें जो परिस्थितियां। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए अलका जी ने जो बात कही कि हम पालना कर रहे हैं, लेकिन उस हालात में नहीं कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम अक्सर से पालना कर रहे हैं और पालना जिस तरह से होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोई पूछता कि आप पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं कि हाँ सब करते तो हैं, लेकिन वास्तव में जैसे होने चाहिए हमारे संस्कार वैसे नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति वही है कि हमारे अंदर एक प्रेशर है हर हिंदुस्तानी के सामने, और मुझे तो जो लगता है कि वास्तव में इंसानियत और इंसान हर एक जैसा होता है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है। उन चुने हुए जनप्रतिनिधि से हम पूछते हैं कि आपको 5 साल के लिए जनता ने चुन करके भेजा, आप बड़ी मेहनत के साथ जीत करके आए, आपने एक सवाल खड़ा नहीं किया, आपने अपनी एक प्रॉब्लम नहीं उठाई। क्या अंदर से आप महसूस करते हैं कि मेरे पे अंदर से एक भार है? 100% उस पर भार होता है, हर व्यक्ति पे भार होता है अगर हम समय के साथ चीजों को नहीं लेकर के चलेंगे। तो यहां मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अविश्वास जो पैदा होता जा रहा है उसी की तो बात है। बात समीक्षा या उसके प्रावधान की मत करिए, लेकिन या तो उस स्थिति में है कि जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया हमें भरोसा रखना चाहिए। एक छोटा बच्चा, उसको हम समझाने में कई बार रहते हैं कि मेले में आपको नहीं जाना, वहां भीड़ होगी, लेकिन उसको लगता है कि मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये मेरे को दबाए जा रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, या तो भरोसा रखना चाहिए, या फिर अगर हम ऐसे रास्ते निकालने शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। भरोसा कब तक रखें? 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं एक सरकार को, कितने टाइम तक भरोसा रखें? मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं कि वो जो वोट मांगने आए उसके बाद तो आज तक नजर नहीं आए, अब फिर से 6 महीने बाद दिखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको वोट की बात वही है। हाँ। एक अविश्वास जो पनपता जा रहा है। मेरा कहने का देखिए, फ्यूल की रेट, डीजल की 67 रुपए 60 पैसे इश्यू ये नहीं है, पेट्रोल के रेट 74 रुपए हुए इश्यू ये नहीं है, लेकिन जो देने वाला है उसकी जेब को ये भरोसा होना चाहिए कि जो मैं पैसा दे रहा हूं वो सही टैक्स के रूप में दे रहा हूं। बिल्कुल सही, इस पर टैक्स जो है वो जायज है, और जो पैसा टैक्स के रूप में मैं जो पे कर रहा हूं वो सही जगह जाके खर्च होगा। ये अविश्वास जो पनपता जा रहा है, जिसकी जड़ों में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है, मुझे लगता है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। देखिए युगेंद्र जी, इसमें एक चीज है, संविधान के प्रति अविश्वास नहीं है, आपसी व्यवस्था में सिस्टम पे अविश्वास पैदा हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं। हमारे संविधान की खूबसूरती बताती हूँ मैं आपको। इतनी जटिलताओं के बीच में भी उत्तर प्रदेश के जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव जीतने के समय कहते थे, उससे पहले भी, कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बने और वही मीडिया बूम लेके उनके सामने खड़ा हुआ, नहीं कह रही संविधान की खूबसूरती। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। क्योंकि आपने जैसे ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, मैं एक उदाहरण इसलिए बोल रही हूँ, आलोक जी की उंगली उठना शुरू हो गई है, तो मेरा मानना है कि देखिए हमें देश को समर्पित कर रहे हैं हमारी ये डिबेट। तो मैं खूबसूरती बता रही हूँ संविधान की। उन योगी जी को संविधान ने बाध्य किया कि वो मीडिया के सामने मुख्यमंत्री बनते ही बोले कि ये सब जुडिस मामला, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। बस ये खूबसूरती हमारी संविधान की कि हम भले ही चुनाव लड़ने के लिए कैसी भी बातें कर लें, कितने भी वादे कर लें, लेकिन जब हम संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, जिम्मेदारी के पदों पर, तब हमें ईमानदारी बरतनी होगी, और नहीं हम बरतते तो जनता के पास अधिकार है हमारे परिवर्तन का। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं आपकी बात से। आलोक जी, देखिए नॉन पॉलिटिकल इश्यू है, और अर्चना जी ने जो जिक्र किया उसके भी पीछे उद्देश्य यही है कि आज भी हमारे अगर संवैधानिक दायरा नहीं होता, हमारी लिमिटेशंस का अगर एहसास नहीं होता, तो हम कुछ भी कह सकते थे। युगेंद्र जी, आज सबसे पहले तो आपने पहले ही इस चीज को कह दिया था कि ये नॉन पॉलिटिकल डिबेट है, और आज वो वाकई सत्यता भी है कि जिस देश में आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके लिए ये हमारा जो संविधान है, यही हमारे लिए सबसे उपयुक्त है कि इस संविधान ने आज आप और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये भी हमें स्वतंत्रता है, तो कहीं ना कहीं हमारी संविधान की देन है कि आज हम बैठ के उसी के लिए बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसको सुपुर्द किया गया था, उसके बाद उन्होंने तय किया, सभी लोगों ने मिलकर कि एक ऐसा दिन चुना जाए कि जिस दिन हम इसे लागू करें तो
26 जनवरी वो कहानी सबको पता है, सब पढ़ेंगे तो सब लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आज मैं नॉन पॉलिटिकल रखते हुए इस पे एक बात जो मेरे मन में आई और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि भारत के जो हम आज है, हमारे पूरे देश का पूरे विश्व में हमारा मान बढ़ा है। आज आप देखेंगे कि जो शुरुआती भारत था, उस भारत से आज कोई भी आते हैं, कोई भी विश्व के राष्ट्र के अध्यक्ष कहीं के भी आ रहे हैं, वो हमें सम्मान से देखते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, काम सब लोगों ने किया देश के लिए। मैं सबके कहता हूं कि जो भी लोगों ने अगर देश की किसी ने कमान संभाली है तो मैं किसी को ऐसा नहीं है कि हम किसी को नकार रहे हैं। तो मैं तो इतना से कहूंगा कि भारत के गणतंत्र का है सारे जग में मान, दशकों से खिल रही है इसकी अद्भुत शान। क्यों? क्योंकि सभी धर्मों को मान देकर, हमारे इस देश में अकेला देश है कि जिसमें सभी धर्मों को मान देकर रचा गया इतिहास। इसीलिए हर देशवासी को इस भारत के संविधान में है अटल विश्वास। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम देखते हैं कि बाकी सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं, कि ये ऐसा त्योहार है इस पे हमें राजनीतिक बहसबाजी नहीं करके, जैसे आलोक जी बहुत अच्छा बोले, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बिल्कुल आप सही एक नॉन पॉलिटिकल डिबेट की ओर लेके भी जा रहे हैं। मैं सहमत हूं आपको, मैं सैल्यूट भी करता हूं। लेकिन मेरा जो छोटा सा बात है, विश्वास के लिए ही संविधान बना था, लेकिन ये अविश्वास पैदा हो रहा है, यानी कि विश्वास टूट रहा है। हमारा डिबेट का विषय यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। मैं ये सवाल कह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। योगेंद्र जी, विश्वास टूट रहा है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको, हर व्यक्ति को, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्यों एक्चुअली ये परिस्थितियां कौन क्रिएट कर रहा है। हम लोग खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कई बार। अब उसके पीछे हमारे क्या मंतव्य होते हैं, ये जो क्रिएट करता है वो जानता है और सब समझते सब है। कई बात हम कह नहीं पाते हैं, मन में आप भी जानते हो, मन में शायद मैं भी जानता हूं, मन में यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं, जो जनता देख रही है वो भी जानती है। लेकिन जनता तो क्रिएट नहीं करती सर। देखिए जनता नहीं करिए अलका जी, सबसे बड़ी बात है यही तो बात है कि कई बार जब जो जिस संविधान के लिए, जिस संविधान में आज बैठे हैं, जिन देशभक्तों ने जान न्यौछावर करी थी, उन्होंने भी तो आके समर्पण करके सब कुछ किया था। तो उस समर्पण भावना से हर देशवासी अगर सोच के चलेगा, वाकई देश हित में सोचे, निजी हित से परे हटकर, तो सबसे पहले यही कहूंगा कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी पार्टी ही तो निजी से ऊपर उठकर जब हम सोचेंगे तभी हम देश के विकास के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, व्यक्तिगत आपका विचार है। लेकिन एक एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कई हद तक अविश्वास जो पैदा करने की वजह बनी है, पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आप लोगों के हाथ में विधायिका रही है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर एक सेकंड के लिए। संविधान को या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जब भी वायलेशन, मैं तो वायलेशन इस वजह से कहूंगा, हालांकि अधिकार है सरकारों का कि अपना अध्यादेश ला करके उससे साइड में कर सकते हैं। पिछले दिनों जल्लीकट्टू का मामला तमिलनाडु में हुआ, 1978 में साबानो केस हुआ, अभी पद्मावत वाला जो केस है, या तो सरकारों को इस पे गौर फरमाना चाहिए कि ऐसे खुली छूट किस तरह से दी जाती है। महज इस वजह से कि वोट बैंक हमारा खराब नहीं हो। आरक्षण 70 इतने साल वर्षों से देते जा रहे हैं, असमानता दूर होती जा रही है। आप एक नई खाई और महज उसके एक वजह सिर्फ यह है कि अमुक तबका नाराज हो जाएगा, ये तबका नाराज हो जाएगा, उससे हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। जब साफ लिखा हुआ है संविधान में कि जाति धर्म इससे ऊपर उठ करके इस देश का ख्याल रखना होगा, मुझे लगता है कोई नहीं रखता है। टिकट उस हिसाब से बांटे जाते हैं राजनीतिक दलों की ओर से, ये तय किया जाता है कि समाज का नेता है। अब तो रोचक बात ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज जाति के हिसाब से लगाने लग गए, आप लोग धर्म का आधार बनाने लग गए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी तकलीफ की बात इस मुल्क के लिए नहीं हो सकती। योगेंद्र जी, अब आपने बात करी तो मैं बता दूं कि हमारी तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी सरकार है या हमारे, माफ करिएगा, देखिए मैं ये वर्तमान सरकार के 4 साल को मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आधार बनाते हैं हम आज। बिल्कुल आपके तो अभी तो आपको कह रहा हूं कि अब इस बार तो प्रधानमंत्री हर बार यही कहते हैं सर्वस्पर्शी समावेश। उन्होंने क्यों इस बात को लाए? क्योंकि उन्होंने भी इसको महसूस किया था कि पहले की परिस्थितियां किस तरह की क्रिएट की जा रही थी, क्या अवधारणाएं चल रही थी। अब उनसे उठने के लिए आपको और हमको, अगर वो खुद इस बात को कहते हैं कि हमें सर्वस्पर्शी समावेश लाना है और भारत का विकास करना है। आप ये देखिए कि कल गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं, आपको सबको बताया कि आसियान के 10 देशों के, पूरे 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे अलका जी। और पहली मना, और उसमें भी आपको पता है कि जो पहला हमारा जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 को जो हमने मनाया था, उसके भी हमने जो विशिष्ट अतिथि बुलाए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी। सर मेरी बात सुनिए, दर्शकों का ज्ञान नहीं बढ़ाना है अपने को, सारा चीजें आजकल मसाले के रूप में मिलेगा, अखबारों में सब छपा होता है। मैं तो सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि रास्ते निकाल करके इस संविधान के साथ में खिलवाड़ किया है राजनीतिक दलों ने। आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए एक बार, और जो आप समझ सकते हैं आप वो जवाब दे दीजिए, क्योंकि रास्ते निकाले गए हैं। विधायिका को पावर है कानून बनाने की, सुप्रीम कोर्ट के लिए नियम बनाते हैं, आप लोग बना के देते हैं, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग देता है, लेकिन आप ही लोग उनका वायलेशन करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वोट बैंक कितना बड़ा भारी हो गया इस देश से ज्यादा। सही कह रहे हो, परंपराएं ऐसी कब से लागू थी आपको पता है। अगर जो भी वायलेशन करता है उसको जवाब भी मिलता है, इसी जनता से जवाब मिलता है।
तो कभी भी वायलेशन, संविधान सर्वोपरि ऐसा मानते हैं, संविधान को सर्वोपरि को जो भी तोड़ेगा अलका जी, संविधान तो सर्वोपरि सबके लिए है, ऐसा नहीं। और संविधान जब बना है, संविधान सर्वोपरि, सुभाष मारिया केस कितने टाइम से वो चल रहा है। चलिए एक राजेंद्र जी से के पास, राजेंद्र जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, मुझे तकलीफ इस बात को कहते हुए है कि बालकों को, बच्चों को भारत का भविष्य बताया जाता है, और नॉट ओनली इन इंडिया, हर मुल्क का भविष्य उसका बच्चा होता है, लेकिन उस बच्चे के पहले संस्कार स्कूल और वहीं पे भ्रष्टाचार, एग्जामिनेशन के साथ में आप भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं, एडमिशंस में सेटिंग हम शुरू कर देते हैं, पैसे लेकर के एडमिशन दिए जाते हैं। आरटी अगर मान लो लागू भी हो चुका है, अगर किसी गरीब के बच्चे को समानांतर एजुकेशन मिल पाएगी, उसके लिए हम लोग भटकते जा रहे हैं। किस तरह से न्याय कर पाएंगे इस देश के साथ में? नक्सलवाद, आतंकवाद, ये तो बहुत बात की बातें हैं, इस पे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप वो सोचिए कि जहां पे शिक्षा का मूल अधिकार है मुझे, लेकिन अगर आज ये देखा जाता है कि चेहरे के अंदाज लगाए जाते हैं कि चेहरा कैसा, उसका क्लास में आने योग्य बच्चा है कि नहीं है, ये मुझे लगता है कि बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है जो हर तीसरे व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब ये जो मुद्दा उठा था विश्वसनीयता का, उसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। अभी कल के ही समाचार पत्रों के अंदर एक सर्वे आया है, उस जो पूरे दुनिया के देशों के जो है उनका सर्वे आया, उसके अंदर पांचवा जो है, भारत पांचवा देश ऐसा है जिसके अंदर जहाँ के नागरिकों का, जहाँ के रहने वाले जो है उन लोगों का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनका पूरा विश्वास रहा है और सब ज्यादा अपनी स्थिति काफी अच्छी है इसके अंदर। सर मैं तो कह रहा हूं कि अच्छी, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने हमारे पहले से बुजुर्ग भी देखा करते थे और आज भी हम देख रहे हैं, क्यों 5वें स्थान पे क्यों मतलब हमारा आज भी विश्वास डगमगा रहा है, क्यों नहीं 100% क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसके लिए तो अपने को वो देखना पड़ेगा कि अपनी जो गुलामी की स्थिति, आजादी के बाद में 47 के बाद में जो स्थितियां चली है लगातार, उसके पहले वाली स्थिति उन सबको देख करके अपने को देखना पड़ेगा। पर इसलिए 5वां स्थान पाना भी उस दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छा है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो कुछ हम आज जो अविश्वास वाली दूसरी चीजें देख रहे हैं, वो केवल वोट की राजनीति के कारण हो रहा है। हर व्यक्ति को सरकार बनाना चाहता है, सरकार बनाने के लिए वो एन प्रकार जो भी, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे दूसरी चीजें हो। चलिए राजेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, अब ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम जन गण मन गणतंत्र। चले वो 69वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, गणतंत्र की, संविधान की स्थापना की। राजेंद्र जी के पास में ब्रेक से पहले थे। राजेंद्र जी, कहीं पे भी कोई चीज होती है सिस्टम पे, अगर कहीं कुछ लगता है कि इनबैलेंस है कोई मामला, तो उसकी वजह होती है अविश्वास, और हमारे जो जिक्र कर रहे हैं हम जिसको लेकर के, वो अविश्वास है। अविश्वास क्यों पनप रहा है हमारे बीच में? क्योंकि अगर अविश्वास पनपेगा, अगर इसे हम खत्म नहीं करेंगे, अगर इसे आपसी सूझबूझ समझ से या बात करके अगर इसे हम दूर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये खाई तो बढ़ती चली जाएगी। देखिए योगेश जी, इसका सबसे बड़ा जो हल निकल सकता है वो ये हो सकता है कि चुनाव के बाद में जो भी सरकार आए, फिर वो अपने को पार्टी की सरकार नहीं समझ करके जनता की सरकार, बड़प्पन दिखाना चाहिए, जनता की सरकार समझ करके जो काम करेगी तो इस तरह की चीजें नहीं आएगी। दुर्भाग्यवश, क्योंकि एक तो देखो हमारे यहाँ जो चुनाव का सिलसिला वो ये है कि एक के बाद एक कहीं न कहीं इलेक्शन का दौर चलता रहता है। इस कारण से जो सत्तारूढ़ दल है उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि उसको कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए फिर उन्हीं चीजों को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए कहीं जो एक बात चल रही है कि पूरे देश के अंदर एक साथ इलेक्शन हो या इस तरह की व्यवस्थाएं हो, तो शायद हो सकता है कि उससे एक विश्वास वाली स्थिति या सत्तारूढ़ दल, तो जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको, लोगों को ये कम से कम जो बड़प्पन वाली जो स्थिति बताने वाली स्थिति, उस स्थिति में आ सके। पर चूंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे इस तरह से हो गई कि नहीं तो किस जमाने के अंदर शुरुआती 3-4 जो चुनाव हुए उनके अंदर तो सब एक साथ ही चुनाव होते थे। उसके बाद में फिर एक ऐसा दौर चला कि बाई इलेक्शन हुआ, वो क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव के बाद में फिर ये सिलसिला चला कि विधानसभा चुनाव अलग होने लगे, लोकसभा के चुनाव अलग होने लग गए। और इसी कारण से जो सबसे बड़ा जो कारण है वो वोट बैंक के कारण ही अविश्वास वाली स्थिति, क्योंकि लोग सत्तारूढ़ सत्ता के अंदर एन प्रकार आने का उनका वो रहता है। और ये देखिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है,
क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है वो कोई केवल भाषणबाजी के लिए या केवल आंदोलन करने या दूसरी मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, वो भी चाहता है कि उसको सत्ता के अंदर वो आए किसी न तरीके से। और सब सत्ता में आने के लिए आपको संघर्ष करना है, तो आपको सारे जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी हैं, क्योंकि नैतिकता की बात करना बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि लोग सत्ता में आने के लिए अपने साधन अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ये मेरा अपना एक सोच है। बिल्कुल सही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम वो भूख जो है वो हमसे कुछ भी करवा देती है। अर्चना जी, लबोलुआब यह है कि वोट की भूख है, उसके पीछे ही ये अविश्वास जो पैदा होता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। कानून तो यह कहता है कि अगर 10 लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है, 100 लोगों के अगर वास्तव में उसके विरोध में खड़े हों, तो 10 लोगों को न्याय संगत जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं, हम ये आधार बनाने लग गए हैं कि 100 लोग नाराज नहीं होने चाहिए, बेशक 10 लोग हो जाएं। योगेन जी, इसके पीछे मैं समझती हूँ आपसी सौहार्द की कमी आई है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जैसा इन्होंने, इनसे शुरुआत करूंगी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम जीते हैं तो हम किसी पार्टी विशेष के नहीं होने चाहिए, पूरी जनता की शपथ लेते हैं उस संविधान की। बिल्कुल संविधान की, और संविधान यही कहता है कि आप जनता की सेवा के लिए शपथ ले रहे हैं और पूरी तरह से जो हमारी संप्रभुता है वो अक्षुण्ण रहे, उसके लिए आप शपथ ले रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आधार ले चुकी है यहाँ पर, और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को तुष्ट करने के लिए कई बार हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करने जाते हैं जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगाड़ सकती है, और फिर हम ये नहीं समझना चाहते कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन कानून व्यवस्था को कायम रखे। तो ये सारी चीजें जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। और देखिए, मैं सौहार्द की बात इससे कह रही थी कि आप शासन में आते हैं, जिस समय चुनाव लड़ते हैं, तब तक आपको स्वीकृति, आप किसी पर कोई भी आक्षेप लगाइए, लेकिन अपनी अक्षमताओं के लिए दूसरे को दोषी बताना। और मैं प्रधानमंत्री जी को फिर कोट करूंगी, अभी उन्होंने फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ये कहा कि आज पूरे विश्व में एक ऐसी परिस्थितियां जिसमें कि उन्होंने गांधी जी को भी याद किया वहां पर, और गौतम बुद्ध को भी याद किया, और सबको याद करके ये कहा कि देखिए, ये देश वो है जिस धरती से मैं आया हूँ, वो देश इस समय पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां बहुलतावादी संस्कृति है, जहां पर विभेद होता है अपनी सोच में और सब चीजों में, उसके बावजूद हम एक साथ रहते हैं। तो जब वो ये बातें वहां कर रहे थे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ कर भी उसको अनुपालन करेंगे। लेकिन दुविधा क्या है हमारे साथ कि आपने कहा चुनाव एक साथ हो तो शायद ये परिस्थितियां, ये आदर्श लगता है सुनने में, लेकिन मेरा इसमें मंतव्य रहता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो चुनाव की जो प्रक्रिया उसको रैशनलाइज करने की जगह उसको सिस्टमैटिक किया जाना चाहिए, उसकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। यदि आपने एक साथ चुनाव की बात कह दी, लोकसभा विधानसभा की, तो मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी इस प्रकार आ जाएगी, जनता को अपनी भावना अभिव्यक्त करने का समय नहीं है, 5 साल तक निरंकुशता व्याप्त होगी, तो और स्थितियां बिगड़ेंगी। तो ये चीजें रैशनलाइज की जा सकती हैं, 10-15 असेंबलीज एक साथ हो जाए, लोकसभा के साथ और असेंबलीज के चुनाव हो जाए, लेकिन एक साथ चुनाव कर दें पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, तो जनता के अधिकारों का बहुत बड़ा एक साथ उस पर हनन होने की संभावना है। तो इन सब चीजों पर यदि कंसेंसस बनाना है, अब बात आई कि कैसे समन्वय बने, तो देखिए, समन्वय तो तभी बनेगा जब आप विपक्ष को नगण्य ना समझें, क्योंकि विपक्ष भी अपना एक तरह से जनता का प्रतिनिधि होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए अर्चना जी, यहाँ पे ये विश्वास अभी नहीं टूटा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी नहीं रोका गया है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। विश्वास लंबे समय से टूटता जा रहा है, समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत अपेक्षाएं, हमारे महत्व हित वो सर्वोपरि होते जा रहे हैं। मैं अगर संतुष्ट नहीं हूं किसी माध्यम से, मैं अगर ये मान के चलता हूं कि मैं जहां का एम्प्लॉय हूं, अगर उस एम्प्लॉयर की परेशानी को भी नहीं समझ पा रहा हूं, बस मुझे मेरा हक चाहिए, चाहे मेरा सिस्टम घाटे में जा रहा हो, चाहे पैसे हैं नहीं है, लेकिन मेरे को मेरा चाहिए, मैं अगर उन परिस्थितियों को नहीं समझने की कोशिश करूंगा तो हालात इसी वजह से विकृत होते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, वर्षों से ऐसी चीजें चलती जा रही हैं। आज 2 कदम किसी ने बढ़ाए हैं, कल 2 कदम कोई बढ़ाएगा, फिर 3 कदम कोई बढ़ाएगा, वो अविश्वास के कदम वास्तव में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो कहीं तो रोकना होगा इसको। बिल्कुल, आपने जो शुरुआत से आप कह रहे हैं कि हम रास्ते निकाल रहे हैं, हम जो सीधा रास्ता है उसमें से बाइलेन्स निकाल रहे हैं, जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट्स इसके लिए कि मेरी सुविधा उससे उपलब्ध हो जाए, दूसरे का कुछ भला हो या ना हो। तो ये प्रवृत्ति पहले किन लोगों में हुआ करती थी, जो सक्षम लोग थे। जब अलका जी कह रही थी कि एक बीपीएल से नियो मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास से एक सुपर मिडिल क्लास हुआ और उसके बाद हायर क्लास हो गया। इकोनॉमी में तो फ्रिक्शन हम देखते हैं कितना बड़ा है कि 2% लोगों के पास, 1% के बाद तो शायद 58% इकोनॉमी
इकोनॉमी और दूसरे पर्सन के पास 78%, बाकी सब गरीब है। अभी आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो ये हो गई कि एग्रीकल्चर को भी लोग छोड़ करके जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारी पॉलिसी क्या है, ना हम किसान को खुश करते ना हम कंज्यूमर को खुश कर पा रहे हैं। और जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है हमारे पास कि हम परचेसिंग कैपेसिटी व्यक्ति की बढ़ा सकते हैं, तो ना जाने कौन सी ऐसी सोच हावी होती है, चाहे कॉर्पोरेट के हित साधने की बात आ जाती हो या किसी और निहित स्वार्थ के कारण, कि हम उन चीजों का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचाते और उसको ढकने के लिए गली निकाली जाती है, डायनेमिक प्राइसिंग ले आए कि प्रतिदिन परिवर्तन होगा तो आक्रोश सामने जनता का नहीं आएगा। देखिए, मैं विपक्ष में से बात नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि निर्णायक लोग हैं जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे निर्णय जो जनता का अहित करते हो, जो अपने हित साधने के लिए कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना स्वीकार करते हो, ऐसे निर्णायक लोगों की आवश्यकता नहीं। इसमें समावेशी सोच क्या, आपने कहा सर्वस्पर्शी समावेशी सोच हम लोग चाहते हैं, लेकिन मुझे बताइए, 1 मिनट में कुछ प्रश्न खड़े कर रही हूँ आम नागरिक की बात, कांग्रेस के प्रतिनिधि के लिए। महाराष्ट्र में आज क्या परिस्थितियां हो गई, हरियाणा में आज क्या परिस्थिति है, आपने आरक्षण का जिक्र किया। आज वो संपन्न लोग जिन्हें आरक्षण की श्रेणी में, 1 मिनट आप बोलिएगा मेरे बाद, दावोस की बातें करी थी, बिल्कुल करी ना, उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया। हम कहते हैं उम्मीद है करते हैं यहाँ कर भी करें, लेकिन सुनिए, मैं एक जलन पर प्रश्न खड़ा कर रही हूँ। पाटीदार के बाद हरियाणा के जाट, महाराष्ट्र के मराठा, ये वो सक्षम लोग थे, आज उन्हें आरक्षण मांगने की जरूरत क्या पड़ी। आप कहेंगे 70 साल की कहानी है, लेकिन आपने कौन से ऐसा प्रस्तुत कर दिया कुछ ऐसा जिसके आधार पर इन सब जो विषमता है, ये जटिलता है, ये विघटन, आप कहोगे, मैं कह रही हूँ आपको लग रहा है प्रधानमंत्री गांधी जी को याद कर ले, महात्मा बुद्ध को वहाँ याद कर ले, तो यहाँ आकर भी अनुपालन करना चाहिए। देखिए सुनिए, आप बात सुनने का प्रयास करिए। आपके महाराष्ट्र के एक स्टेट मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो तो ये तक कह गए कि ये जो लोग हैं जो सेक्युलर फोर्सेस हैं या सेक्युलरिज्म विश्वास करते हैं, इनका तो मुझे लगता है कि इनकी पेरेंटल लाइन क्या है वो भी विश्वसनीय नहीं। ऐसे बयान संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग देंगे तो इस देश में कैसे समता रहेगी, कैसे विश्वास रहेगा, कैसे एक दूसरे के प्रति भाईचारा रहेगा। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, छोटी सी क्षमा याचना आती है या उनको एक डांट पड़ती है ऊपर से, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई संदेश ऐसा नहीं। किसी की परिणति देखिए योगेंद्र जी, एक सांसद जो है उन्होंने अपनी संसद सदस्य से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे दिया कि उन्होंने कहा कि मेरा दम घुटता है, मैं किसान की बात नहीं उठा सकता। कोई व्यक्ति आज के इस युग में क्या संसद सदस्य की पद से इस्तीफा दे सकता है? आप ही के पार्टी के संसद सदस्य ने इस्तीफा दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो विचारणीय है। आज अविश्वास इसीलिए क्योंकि हम जिनके पास सत्ता है, जो व्यवस्था को कायम रख सकते हैं, वो अपनी आंखें बंद करके उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है। बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने सबसे बड़ी बात है, ये भावना इस देश में कौन भड़का रहा है बार बार की किसी जो आज इनकम्बेंट है वो जवाब दे। इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है कि हाथों में खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? हाँ तो बस वही तो बात है। आज सुप्रीम कोर्ट को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, हाथों में नहीं है। देश में आज जो है जनता के सब चीजें जनता के सामने, जिस दिन प्रधानमंत्री कहेंगे, देखिए योगेंद्र जी, जिस दिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश के कह देंगे कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करके हमारे कार्यक्षेत्र, न्यायपालिका की गरिमा अपने आप गिर जाएगी, उस पर अविश्वास अपने आप जनता का बढ़ेगा। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री से उद्घाटन भाषण करना, दूसरी बार उद्घाटन भाषण 1957 तो किसको तकलीफ है? लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री इस तरह बोलने लायक इसलिए बने कि 70 साल में जो इतिहास में हुआ, वो जो पायदान बना, जो इमारत खड़ी, उस पर खड़े होकर भाषण देने के लायक किसने बनाया? नहीं ना, लेकिन आपने देश की धरती पर बाद उनको लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उसकी आलोचना यहाँ करने से बाज नहीं आ रहे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर चाहती है जनता। विषय जो है ये सारा ये है कि विधायिका की ड्यूटी सबसे बड़ी है, पॉलिटिकल पार्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वजह साफ है कि चुनी सरकार है, हमारे लोकतांत्रिक जो हमारा फेडरल सिस्टम बना हुआ है उसमें चुनी सरकार होती है और चुनी सरकार उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि निजी स्वार्थों को त्याग करके हमें वो एक बड़ा रूप सोचना पड़ेगा, हमें उस पर ध्यान देना होगा जिसकी वजह से ये संविधान बचा रह सके, इसकी मर्यादा बची रह सके, इसका सम्मान बचा रह सके। आज हालत ये है कि गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय इतना महंगा हो गया, इतना लंबा हो गया कि व्यक्ति ये सोच के चलता है कि इससे अच्छा तो मैं कुट पिट करके घर में बैठना ज्यादा वाजिब समझूंगा। मैं आपको वो व्यथा बता सकता हूं जयपुर की। मैं रिक्शे में किसी दूसरे चैनल में था तो मैंने एक लेडी को देखा, वो अपनी बच्ची के साथ में, उनकी रिक्शे की बहस जाम लगने की वजह से मैं सुन रहा था कि चलने से भी क्या हो जाएगा, कोई नहीं। बच्ची कह रही थी कि नहीं मुझे तो इस केस में लड़ना है, कि नहीं कोई फायदा नहीं होगा, अब पहले इतने पैसे खर्च हो। वो रेप की विक्टिम थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको यही कह रहा था। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी उसकी नहीं कह रहा। क्यों क्रिएट हुई थी? उस माता को यह भरोसा था कि बार बार, क्योंकि
अभी आपने एक केस ऑफिसर स्कीम हुई, थोड़ा फास्ट ट्रैक अदालतें आ रही हैं, इस वजह से ये बार बार कहा जाता था कि रेप तो एक्चुअल में जब उसका बिचारी का जुडिशियल सिस्टम या आईओ जो बयान लेना और ये सारी जो चीजें हैं वो एक सेकंड रेप होता था उसका। ये परिस्थितियां आज गरीब आवाज तो उठा पा रहा है, क्यों उठा पा रहा है? क्योंकि जिसके बाद देश आवाज नहीं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे आपको कि मैं जो सही हूँ वही बता रहा हूँ आपको। मेरे पास साहूकार लूट रहा है। हो गए योगेंद्र जी, जिसने देश की कमान उस व्यक्ति के पास है जिसने इस सब हालातों को देखा है और अपने आप में महसूस भी किया, उस जगह से निकले हुए व्यक्ति के पास आज कमान है। तो आज जाके जब ये जो चर्चा में आ रहे हैं उन लोगों के मिला, तो आप ये देखिए कि सब चीजों को सुधार एक प्रक्रिया है और सुधार इनमें भी आएगा और काफी सुधार आ भी चुका है, आप अगर पूरे आकलन करेंगे तो। लेकिन जो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई क्यों थी उसका सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। ये कहते कहते इनका सफर पूरा हो जाएगा, क्यों थी कहते कहते अभिव्यक्ति की आजादी का जो एक लंबे समय से अलका जी अभिव्यक्ति की आजादी का एक बहुत चर्चाएं चलती हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी। प्रसून जोशी का कर्मी सेना ने विरोध किया, उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दी गई और कहा गया कि लिटरेचर फेस्टिवल में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कहा गया। जब तस्लीमा नसरीन के ऊपर पर्टिकुलर एक समुदाय के लोग अगर फतवा जारी कर देते कि आएंगे तो हम गर्दन काट देंगे, उन्हें बिना बोले रवाना कर दिया जाता है। अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति सलमान रुश्दी को आने नहीं दिया जाता है, तो ये सब क्या है? अभिव्यक्ति का आजादी का एक पैरामीटर हो गया कि वोट किसके कम है, किसके ज्यादा है, वोट कम ये कैसे तय कर लेते हैं आप? वो एक सबसे बड़ी वजह है। कोई किसी का गर्दन काट रहा है, कोई किसी की नाक उड़ा रहा है, कोई किसी के हाथ काट रहा है, कोई किसी के पैर काट रहा है। या तो ये सभी दलों का दायित्व है कि हम इस उच्छृंखलता को कम करें। हम सभी की बात ये कह रहे हैं, खुद भी देखिए राजनीतिक दलों पे हमारा सबका दायित्व है, सभी की बात और हर इंसान का दायित्व है, हम इसको दलों से ना जोड़ें। ये राजनीतिक दलों की ही जिम्मेदारी है कि वो वास्तव में अगर कहीं कोई बात होती है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। घटना हुई थी दर्दनाक, वो ऐसी घटना थी जिसकी निंदा हर किसी को करनी चाहिए थी, लेकिन अवसरवादी तत्व थे वहां पर। उन्होंने उस बर्बर हत्यारे के पक्ष में आकर के रैलियां निकाली और जिन्होंने दूसरे ग्रुप्स में निकाली, हम उसके भी पक्षधर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी पत्नी के अकाउंट में पैसे डाल दिए और ये बिल्कुल और कोई इस देश में रोकने वाला नहीं कि ये जाकर कह सके कि साहब ऐसे लोग जो ऐसे हत्यारे का महिमा मंडन। अब बाद में क्या निकली उसकी कहानी, कितनी शर्मनाक बात है। उसके बावजूद उन लोगों को कोई कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। कौन थे वो लोग जो चिल्लाते थे टीवी चैनल्स पे आकर के, जो भगवा धारण करके ये कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, वो तक उसके पक्ष में खड़े हुए थे। आज वो मानवता को शर्मसार करने वाला हादसा था। जिस विश्व मंच की आज बात करें, उस विश्व की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी थी ना, उसने हमारे देश के साथ पर बट्टा लगाया था उस दिन, और आप गए हो ना गए हो, मैं खड़ी थी, मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थी, मुझे इसलिए शर्म आ रही थी। मैं उस देश के नागरिकों जिसकी ठेस पहुंच गई, जिसकी साथ, अरे आपका कॉपीराइट नहीं है, मैं भगवा पहने हूं खुद, तो मैं भगवाधारियों के लिए बोल रही हूं जो बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, सलाखों के पीछे रहते हैं, उसके बावजूद लोगों को भड़काते हैं। आज आसाराम के प्रकरण में देखिए, जोधपुर में बाहर लाओ तो लोग आकर खड़े होते हैं, फिर लोग उनको कहते नहीं। और मुझे अब मुझसे कहलवाइए मत कि कौन उनके वकील बनकर उनका पक्ष भी रखे, उस बच्ची को ना न्याय मिले, इसका काम कर रहे हैं। तो आज प्रश्न ये खड़े हो गए कि ऐसे लोग जो गणतंत्र की, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो आजादी अभिव्यक्ति की, उसका दुरुपयोग करके और लोगों की आजादी पर हनन करे, उनके प्रश्नों का जवाब चाहती है जनता। आपसे ये नहीं सुनना चाहती कि एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप दोनों बढ़ावा किसी ग्रुप की बात नहीं, मैं तो खुद पढ़ी लिखी समझदार, आप कॉर्पोरेट पर्सन हो। मैंने खुद जुडिशरी की बात कर रहे हैं, मैंने खुद किसी का बाउंस चेक का केस डाला था, मेरे पास बाउंस चेक का प्रूफ था, उसके बावजूद मेरे अगेंस्ट डिसीजन गया। बताओ आप, इससे ज्यादा और क्या विडंबना हो सकती है? विश्वास का जो अभाव हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको रोकना बहुत जरूरी है। आप जुडिशरी की तो ये क्रेडिबिलिटी है। आप देखिए क्या क्रेडिबिलिटी है जुडिशरी की। बाउंस चेक देखने के बाद भी वो कह रही है कि चेक बाउंस गलत है। चलिए, विश्वास किस जगह पे नहीं होता? विश्वास यहां से होता है कि आज मैं फ्यूल लेने के लिए जा रहा हूं तो मुझे भरोसा नहीं है कि वास्तव में मैंने जो 1 लीटर तेल लिया है कि पूरा है भी कि नहीं है। भरोसा मेरा वहां से टूट रहा है। मेरा भरोसा यहां से टूट रहा है कि जिन बच्चों को मैं स्कूल में भेजता हूं, लास्ट तक आंखें ओझल हो जाती है, तब तक हर पेरेंट्स देखता है कि बच्चे सुरक्षित जा रहे हैं। आए दिन जिस तरह की घटनाएं, ये पेरेंट्स का, ये मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार इसके लिए दोषी है कि पूर्ववर्ती सरकार दोषी है। दोषी कुछ हद तक हम सब लोग हैं, लेकिन इसका रास्ता तो निकालना होगा। कम से कम उस पीढ़ी को तो दोष का भागीदार मत बनाइए जो कुछ सपने लेकर के आ रहा है। मुझे लगता है कि स्मार्ट पीढ़ियां हमारी निकल करके आ रही हैं, लेकिन अगर हमने समय रहते इस गंदगी को दूर नहीं किया जिससे अविश्वास पैदा होता जा रहा है, तो आलोक जी, अर्चना जी, हम सब
उसके वो भागीदार होंगे जो कम से कम को देखे ना देखे कोई ऐसी ताकत जरूर देख रही है जो कंट्रोल करती है आज भी सिस्टम को, और वो एक बाहर अगर हमारे अंदर जरूर रहेगा कि हम वास्तव में समय रहते चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए जो कर सकते थे। कई बार देखा जाता है किसी की चैन तोड़ करके कोई भग रहा है कि भगता हुआ, तो मैंने भी देखा था यार, बहुत बुरा हुआ कि अगर मैं काश उसे रोक पाता, सामने से निकल के जा रहा है तो मन में हमारे एक बड़ा अजीब सा एक हलचल रहती है कि हम उसे रोक नहीं पाए। वही परिस्थितियां हैं आलोक जी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि विश्वास टूटता जा रहा है। हम जिस सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहां होता है कि पता नहीं इसके बाट सही है कि नहीं है। जिस वोटर ने वोट डाला उस प्रतिनिधि को, उसके चुनने के बाद में वो देखता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जिस स्कूल के लिए हम जाते हैं कि मेरा नाम उसमें नहीं आया है तो मुझे भरोसा नहीं रहा कि लिस्ट में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। मैं अगर कोई एग्जाम देता हूं नौकरी के लिए, मेरे को खुद को भरोसा है कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरा हक कोई और लेकर के चला गया, मेरा विश्वास टूट रहा है। यह विश्वास टूटता अगर चला जाएगा तो आदमी टूट जाएगा, इस सिस्टम टूट जाएगा जिसकी परवाह हम सबको करना चाहिए। केवल गणतंत्र आजादी के उन सितारों को सैल्यूट करते हैं, जनगण मन खड़े होकर के गालेंगे, तिरंगे से को सलाम कर लेंगे, लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रपति महोदय भाषण दे देंगे, इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। आप मत करिए आजादी के उन सितारों को सैल्यूट, लेकिन उन्होंने जो सही मायने में सोच के चला था उसका रास्ता तो अपना लीजिए। मुझे लगता है वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अलका जी, समय बहुत कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में अब वो वक्त आ चुका है कि जिसमें समय रहते पॉलिटिकल पार्टीज को, चुनी सरकारों को, आम जन को एक विस्तृत रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम टूटता जा रहा है, टूटने का मतलब एक विश्वास टूटता है, आपका सिस्टम खड़ा रह जा, मुझे विश्वास ही नहीं है तो टूटता ही जा रहा है वो। नहीं, विचार करना नहीं चाहिए। विचार तो काफी दिनों से सब कर रहे हैं और संविधान हमारा बना पड़ा है, हमको उस पर एक्शन लेना चाहिए, जनता को जागना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं पार्टी की किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टीज को इस चीज के ऊपर सोच के चलना चाहिए। जैसा कि आपने राजेंद्र जी ने बोला कि हमको अपने लोकल मकसद को सर्वोपरि नहीं रख के जनता के सेवा को सोच के रखना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि आज हम नेता बन रहे हैं या किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एसोसिएशन या किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कर रहे हैं, ना कि हम अपने खुद की जेब भरने के लिए या जमीनें खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जो कि सब लोग करते हैं, सब जानते हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो सब अपना पर्सनल हित जान के काम करते हैं, जनता की कोई नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि 4-5 साल में मैं जितना लपेट सकता हूं लपेट लूं, इकट्ठा कर सकता हूं कर लूं, जनता जाए भाड़ में। जनता को वोट मांगेंगे, फिर 6 महीने 4 महीने पहले उनको लुभाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे किसी के नाम पे, चाहे पिला के, चाहे पैसा देके, और वोट लेंगे और फिर से राज करेंगे। यही सबके इंटेंशन। अलका जी, यही इस वजह से मैं कहता हूं जी, कई बार ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं जी, जिसमें कहा जाता है कि आप लोग इसी माजने क्यों, क्योंकि थैली से वोट लेता हूं एक दिन पहले और आप लोग पी करके वोट डालते हैं, कोई एहसान नहीं करे मेरे पे, आपको पैसे बांटता हूं। जब ऐसा लोकतंत्र होगा कि पैसे बटेंगे, एक 50 रुपए की थैली से अगर मतदाता उससे बिकता हो तो इस 50 नहीं 25 रुपए में आती है, कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी भरोसा है, इस सिस्टम पे भरोसा है। हो सकता है हम मत भ्रमित हो रहे हो, रास्ते भटक रहे हो, लेकिन वापस से उस रास्ते पे लाना होगा जो उस संविधान की ओर लेकर के जाता है, जिससे इस देश का संचालन होता है। तभी मुझे लगता है कि इस तिरंगे की शान है, नहीं तो हम यूं चर्चा करते रह जाएंगे और सरकारें आएंगी चली जाएंगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा और आज हमारे लोग अगर लूटते रहेंगे तो मुझे लगता है इस मुल्क की तो एटलीस्ट आजादी नहीं है। आज नक्सलवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो आतंकवाद, वो स्थितियां खड़ी हुई है। जनता अब समझ चुकी है योगेंद्र जी सब चीजों को। आप देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जगह, पुरानी जो परिस्थितियां थी वो इसी तरह की बनती चलेगी थी, जब तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। और अब सुधार की तरफ जो प्रक्रिया है, पूरा विश्व अगर हमारे भारत का सम्मान अब करने लगा है तो क्यों करने लगा है? आप इसके सर विश्व को देख के मैं माफी चाहूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त से भी इस हिंदुस्तान का सम्मान होता रहा था। वो सम्मान और इस सम्मान में फर्क है। तो आप ये देखिए कि जो आपकी भावनाएं हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल आपने जो अभी निष्पक्ष भावनाएं आप सब लोगों ने रखी, उन्हीं भावनाओं के लिए सरकार ये कार्य करेगी। और आप निश्चिंत रहिए कि सरकार का एक बार उनके सरकार का कोई सत्ता सुख सरकार के नहीं है। सर मैं तो वो जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वोट हमारे इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हम संविधान को उसमें साइडलाइन कर रहे हैं? सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि कहा जाता है, शपथ में लेते हैं तो ये तो शपथ में लेते हैं कि, लेकिन भेदभाव जब हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। देखिए मिनिस्टर का, एमएलए का बेटा या कोई ब्यूरोक्रेट को क्यों नहीं सजा होती इमीडिएट? हाँ, कुछ गरम नेता नहीं होती सर, क्यों नहीं सजा होती? रोज ही पढ़ रहे हैं, सजा नहीं होती है। अदालत के लिए क्यों नहीं बिठाई जाती ताकि आगे कोई नेता का बेटा गलती करने से 100 बार बचे? क्यों करे?
ऐसा ये क्यों नहीं करते हैं? ये नजीर हो सकती है, अलका जी सही करें, कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे नजीर हो सके। खैर चलिए मैं राजेंद्र जी के पास में जाऊं। राजेंद्र जी, अब होना क्या चाहिए? देखिए, हमारी ये जो बहस है या कहें कि परिचर्चा है, ये इस देश को समर्पित है, हमारे गणतंत्र को समर्पित है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वास जो डगमगा रहा है, वास्तव में वक्त अभी भी है कि हमें उस रास्ते पे आना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा, जो हमारा शिक्षा के स्तर बढ़ने के बाद में और जिस तरह से हमारे ज्ञान और वो सब चीजें बढ़ती गई, क्यों ही हमारी संवेदनशीलता और जो नैतिकता थी वो कहीं काफी नीचे गिरती गई। ये पूरा देख लीजिए आप। तो अब दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग हर चीज को अपने तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं और उस तरह से इंटरप्रेट करके उसको उसी तरीके से उपयोग करना चालू कर देते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं उसी वजह से। तो इसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हर व्यक्ति, आप देखिए अभी आपने उदाहरण दिया कि साहब उस पर रिक्शे में बात हो रही थी या रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम वीडियो तो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम ये कोशिश नहीं करेंगे उसको तुरंत कहीं जो भी नजदीक के अंदर कहीं पे भी उसको चिकित्सा सुविधा कुछ मिल सकती है तो वो दिला दे। इसी जागृति की सबसे पहले जरूरत है। मैं तो आपसे इस बात के लिए तो मैं आपसे सहमत हूं सर कि यही जागृति हमें हर व्यक्ति में लानी होगी। चैन तोड़ने की बात है तब हम कह देते हैं कि साहब मैंने जाते हुए तो देखा, पर हमने ये कोशिश नहीं की कि हम उसको रोक लें, उसको कैसे पकड़ने। बिल्कुल। ये जो हमारे तो हम राइट्स के प्रति तो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन हम ये ड्यूटीज क्या हमारी ये भी समझना होगा कि समाज के एक अंग है। और देखिए, न्याय की आप कल्पना नहीं, न्याय के बारे में जब आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि आज जुडिशरी के अंदर जुडिशियल लोग कर क्या सकते हैं। आप इतने पद खाली पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, अदालतें खुलनी चाहिए, वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुविधाएं हो, आपकी जो वैकेंसीज हैं उन्हें भरिए, उनको सुविधाएं दीजिए, कार्यपालिका के अंदर भरोसा रखिए। भरोसा तब बनेगा जब वास्तव में डिसीजंस कुछ इस तरह के होते रहें। तो आपसी जो तालमेल है, मुझे लग रहा है कि उसके समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि हिंदुस्तान वो ताकत है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ चंद पंक्तियां कह करके और मेरी बात खत्म करूंगा कि ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पूछो जाकर फिरंगी से कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। सोया है सांप बांबी में, भल मानसता जिसे कहते हैं, सोया है सांप बांबी में, मगर ये छेड़ने वालों ये ना समझो कि सोई सांप की फनकार सोई है, ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए, गणतंत्र को हम ये समर्पित करते हैं और जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, और एंजॉय करिए, गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करिए। लेकिन जो हमने चर्चा की है, वास्तव में इस विश्वास को कायम रखने के लिए जहां भी आपको ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप जरूर करिए। तभी उन रणबांकुरों को और आजादी के उन दीवानों को, उन सितारों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अदरवाइज हम एंजॉय करते हैं, जैसे हम फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, मस्त होते हैं, स्वाद भूल जाते हैं, वैसे हमारी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।